नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों को स्वर्णिम भारत के बारे में खास बातें बताना चाहता हूं, जो अभी सरकार का स्वप्न है कि हमारे देश हिंदुस्तान को स्वर्णिम भारत बनाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। हम हिंदुस्तानियों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्वर्णिम भारत क्या है? वास्तव में ये स्वर्णिम भारत जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से 5 बार स्वर्णिम भारत बना है। एक अति सतयुग में राजा नल एवं दमयंती ने, राजा रानी थे, उन्होंने सनातन धर्म को नींव रखकर, सनातन धर्म को आधार मानकर उन्होंने स्वर्णिम भारत की स्थापना की, जो लाख वर्ष तक चला। उसके बाद दूसरा स्वर्णिम भारत जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी बनाया त्रेता युग में। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्य ब्रह्मलोकं प्रयास्यति न पुत्र मरणम केचित् नार्यस्य विधवा नित्यम भविष्यन्ति प्रतिव्रतः। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास से अयोध्या लौट कर आए तो उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। तो 11,000 वर्ष राज्य में उन्होंने स्वर्णिम भारत को जीवन प्रदान किया। उस काल में जैसे कोई नारी विधवा नहीं होती थी, कोई माता का गोद खाली नहीं होता था, और कोई अकाल नहीं पड़ता था, कोई महामारी नहीं आती थी, फलदार वृक्ष सदैव फलों से लदे रहते थे। और जो क्या है, माने शेर और हिरण एक ही घाट में पानी पीती थी। माने इतना तो भारत विकसित हो चुका था। प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में बहुत सुखी थे सब के सब लोग। तो उन्होंने 11,000 वर्ष तक स्वर्णिम भारत की स्थापना की। अब आया महाभारत का, जैसे द्वापर युग। तो द्वापर युग में एक स्वर्णिम भारत की स्थापना शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत ने बनाया, जो हजारों वर्ष तक उसने राज्य किया। ये एक ऐसी स्वर्णिम भारत बनाया जो सभीयों से और श्रेष्ठ था। जब ये भारत के राजा जब बने, भरत, जिसके नाम से आज जो भारत नाम पड़ा है, वो सभी विद्वानों ने भारत के नाम से, भरत के नाम से भारत इस देश को दिया है, उसी के नाम से। उस समय ब्रह्मा के वरदानी जो राक्षस थे वो भी नतमस्तक थे। यह एक ऐसा राजा था जो स्वर्ग से देवता इनके जो है हर कार्यक्रम में आते थे, भाग लेते थे, पूजा अनुष्ठान में आते थे, और मित्र इंद्र आदि सभी देवता इनके मित्र थे। और वो काल इतना स्वर्णिम था, न कभी अकाल पड़ता था, न महामारी आती थी, और लोग बहुत ही सुखी और समृद्ध थे। न कोई राक्षस का दबाव था, न उस काल में सभी हजारों वर्षों तक जीते थे, बहुत ही सुखी और समृद्ध थे। तो इस तरह से शकुंतला के पुत्र जो भरत ने, जिसके नाम से आज भारतवर्ष पड़ा है, तो उसने स्वर्णिम भारत की स्थापना की। और उसके बाद आता है गुप्त काल। तो ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त ने जो स्वर्णिम भारत की स्थापना की, उसके पिताजी ने जो है समुद्रगुप्त था, वो पहली सर्वप्रथम घुसपैठियों को, घुसपैठियों को अपने देश में उन्होंने कभी प्रवेश नहीं करने दिया। घुसपैठी लोग समुद्रगुप्त के काल से ही शुरू हो गए थे, और उन्होंने 85 वर्ष तक लंबी आयु जिए, और अपने देश को बहुत ही सुंदर उन्होंने स्वर्णिम भारत की नींव डाला। जब उनके मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त का राज आया, तो उनके गुरु आचार्य चाणक्य की कृपा से उन्होंने जोरदार इस देश को स्वर्णिम भारत बनाया। जैसे उस काल में घुसपैठियों को उन्होंने कभी आने नहीं दिया। उसके बाद देश के अंदर नक्सली पैदा होते, उनके ऊपर काबू पाए, और विज्ञान प्रगति उसी काल में हुई, शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति उसी काल में हुई। जो चंद्रगुप्त काल में 100% व्यक्ति शिक्षित हो गए थे, महिलाएं भी शिक्षित हो गई थी।
यहाँ तक कि वनवासी लोग भी शिक्षित हो गए थे। और वो काल ऐसा था, चिकित्सा के क्षेत्र में परम शीर्ष पर था। आज जो सरकार द्वारा जो परम शीर्ष परम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति है, वो उसी काल का आज नकल चल रहा है। जैसे आप लोगों में बताना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवा जतन जो शिक्षा प्रणाली 3 वर्ष से हिंदुस्तान में जो चल रहा है, तो उसी काल का नकल है, गुप्त काल का, जिसके जन्मदाता आचार्य चाणक्य जी थे और जो है विष्णु शर्मा जी थे, वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, आदि आदि विद्वान जो थे, जो गुप्त काल के 500 साल के काल को उन्होंने जो स्वर्णिम भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 500 वर्षों तक जो है चंद्रगुप्त जो गुप्त काल है वो स्वर्णिम भारत था। यहाँ तक कि वो इतना विकास किया था वो देश उस समय, शिक्षा के साथ साथ उस समय न तो खुले में मांस व्यापार होता था, कोई लोग मांस नहीं खाते थे, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, वनवासी लोग भी मांस नहीं खाते थे, और न खुले में न तो मदिरा का सेवन करते थे, और उसके अलावा जो है जुआ नहीं चलता था, न नगर वधुएं थी। तो वो काल कैसा रहा होगा, उसी को बोलते हैं स्वर्णिम भारत, जो चंद्रगुप्त ने बनाया। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद के पीढ़ी वाले भी माने स्वर्णिम भारत को माने जोरदार बना कर रखा और इस देश को स्वर्णिम भारत उन्होंने बनाया। तो गुप्त काल का ही आज का नकल है। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि सभी क्षेत्रों में आज गुप्त काल के जैसे देश के बाहर जो है सैनिकों का जाल बिछा दिया गया है ताकि कोई घुसपैठे इस देश में ना आए। देश के अंदर नक्सलियों के लिए भी जोरदार सैनिकों की बिछा दिया गया है। देश के अंदर नक्सलियों को लड़ने की क्षमता अद्भुत है हमारे सैनिकों में। और जो है ना काल के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ले, हम महामारी जब आता है उस क्षेत्र में और विजय प्राप्त कर लिया गया है। तो गुप्त काल जैसा बिल्कुल गुप्त काल का नकल है अभी का जो राजतंत्र जो चल रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में परम विकास हुआ है, गुप्त काल का ही नकल है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो परम शीर्ष पर देश पहुंचा है, पूरा गुप्त काल का ही नकल है। उस काल भी चिकित्सा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो गई थी, क्योंकि उस काल में चंद्रगुप्त के काल में जो बड़े बड़े विद्वान जो वराहमिहिर, आर्यभट्ट आदि इस देश को परम स्थान पहुंचाने के लिए पैदा हो गए थे। पूरा गुप्त काल का नकल है देश। लेकिन परेशानी क्या है, अभी ये देश माने जो एक नशा है, वो नशा रूपी ब्रह्म राक्षस के चंगुल में पूरा देश उसी के चंगुल में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है नशा रूपी ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस क्या है बहुत जल्दी बताऊंगा मैं। ये देश, जिस देश में मिडिल माध्यमिक साल में पढ़ने वाले बच्चे 25% नशा के आदी हो गए हैं, और जनता जनार्दन, जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होते इसे जनता जनार्दन कहते हैं। तो ये जनता जनार्दन जो है वो नशा रूपी जो ब्रह्म राक्षस के जकड़ा हुआ है पंजे में बहुत छटपटा रहे नहीं, लेकिन नहीं निकल पा रहे। यही देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा और हानि है। और उस काल में न तो नगर वधुएं थी, न जुआ चलता था। लेकिन आज देखिए आज कैसा चल रहा है, आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। बस इसी क्षेत्र में हमें देशवासियों को, सरकार को सहयोग देना पड़ेगा, तब हमारा देश जो है एक स्वर्णिम भारत बनेगा। जैसे कि मैं बताया हम कि शिक्षा के क्षेत्र में परम स्थान पर था उस काल। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई अशिक्षित नहीं है, सभी महिलाएं शिक्षित हैं और वनवासी लोग भी शिक्षित हो गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में परम शिक्षा पहुँच गया है। ये उसी काल का पूरा नकल है, किंतु ये नशा रूपी जो ब्रह्म राक्षस को पराजित करना बहुत जरूरी है। ये पंडित नेहरू के काल में से जब देश का विभाजन हुआ, खून की नदियाँ बही, देश का विभाजन हुआ, पंडित नेहरू के जो प्रशासन आया वो राजा बने तो सिरदर्द था। तो उसी काल में देश की एक आत्मा, आप जान रहे कोई सरदार पटेल ने उन्हें कहा था, आश्वासन दिया था कि तुम अधीर मत हो, ये अभी देश को शिक्षित, नारियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। लेकिन देश पूरी तरह से खोखला हो चुका था, अंग्रेज लोग खूब खड़ा कर दिए थे इस देश को।
मैं शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा का जो क्षेत्र है धराशायी हो गया था। बहुत अशिक्षित था ये देश, बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, नष्ट हो गया था। जब प्रशासन आया नेहरू काल में तो देश में पैसा नहीं था, कहाँ से स्कूल खोलें और शिक्षकों की भर्ती करें। पेट उस समय महामारी भी होती थी, अकाल जब भी पड़ता है महामारी आता था। तो इस तरह से हमारा देश चूर चूर हो गया था। धीरे धीरे विकास करते करते आज इस यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो देश की आत्मा बताना चाहूँगा आपको, सरदार पटेल ने कहा था कि नारियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। नारी सशक्तिकरण ही इस देश में नशा रूपी जो ब्रह्म राक्षस है उसी को ये लोग भगा सकते हैं। और तब ये नशा रूपी जब तक ब्रह्म राक्षस जीवित रहेगा ये देश कभी स्वर्ण महाभारत नहीं बनेगा। ये उन्हीं के शब्दों का है। तो ये ब्रह्म राक्षस क्या है आप पहले जान लें। जैसे कोई गांव में किसी ब्राह्मण को बसा दिया गया गांव के प्रमुखों द्वारा, या कोई गांव में ब्राह्मण बस गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ब्राह्मण लोग गरीब होते हैं तो ध्यान नहीं देगा, उसके बच्चे दाना दाना के लिए तरस कर एक एक के बाद मर जाते हैं भोजन के अभाव में। और जब वो अपने बच्चों को गरीबी और माने स्थिति में देखता है और दरिद्रतापूर्ण जीवन जब देखता है ना, तो ब्राह्मण जो जब मरता है ना वही ब्रह्म राक्षस हो जाता है। और ब्रह्म राक्षस होने के बाद जब उसका उत्पाद जब शुरू होता है ना तो कोई भी मंत्र काम नहीं आता। न हनुमान जी का मंत्र काम आता है, न शिव जी का, न काली का। वो इतना खतरनाक होता है, वो जब तक अपना प्रतिशोध पूरा न कर ले तब तक वो शांत नहीं होता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म राक्षस। कई जगह कई घटनाएं हैं हमारे देश में ब्रह्म राक्षस की। जैसे वो क्या होता है, जब खरीफ फसल लगा रहता है या खलिहानों में लोग फसल को जमा कर देते हैं, उसमें आग लगा देता है, उस गांव के घरों में आग लगा देता है, गर्भवती स्त्रियों को मार डालता है। अब कोई मंत्र काम नहीं आता उसके लिए। अपना प्रतिशोध पूरा करने के बाद वो शांत होता है। कितना खतरनाक है वो ब्रह्म राक्षस। उसी प्रकार सरकार द्वारा इस ब्रह्म राक्षस को नाश करने के लिए कई बार प्रकार माने साम दाम दंड नीति का प्रयोग किया गया, लेकिन जितना ही साम दाम दंड नीति प्रयोग किया जाता है उतना ही ब्रह्म राक्षस और आग उगलता है। तो इसको कैसे पराजित किया जाएगा? तो इसको नारी सशक्तिकरण ही इसको देश से निकाल सकता है। जैसे प्राचीन काल में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो ब्रह्मा के वरदानी राक्षस से अजय ब्राह्मण जो देवताओं द्वारा मारना असंभव हो जाता था उनको, तो योग माया शक्ति का सभी देवता लोग ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माने सब स्मरण करते थे। योग माया शक्ति माने नारी शक्ति का। तब जगत जननी उपस्थित होती थी और आज्ञा मांगती थी। तो जगत जननी को बोला जाता था कि तुम इस जितने ब्रह्मा के वरदानी जो अजय हैं उनको तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा, तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। और तब जगत जननी स्वीकार कर लेती है। इस संसार, ये समस्त ब्रह्मांड को जो है माने जीवों को, सचराचर जीवों को मैं जीवन प्रदान करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए वो माने तैयार हो जाती है एक के लिए, तपस्या के लिए। लेकिन तपस्या का स्थान खोजना बहुत कठिन था, क्योंकि ब्रह्मा के वरदानी सभी जगह पहुंच जाते थे। अतः श्री शंकर भगवान ने जगत जननी को कहा, एक बार की बात है जो जालिंधर नामक जो बहुत ही उत्पाती एक राक्षस पैदा हुआ, उसके जितने सैनिक थे वो भी जालिंधर के समान बहुत ही वीर और ताकतवर थे। तो शिव जी ने कहा कि इन उत्पाती राक्षसों को मारने के लिए तुम्हें जो अटलांटिक महासागर है वहीं पर एक स्थान है जो समुद्र का तिकोना, जहाँ समुद्र आज ऊपर से चलने वाले जहाज वहाँ खींच कर डूब जाते हैं ना, लूनर ट्रायंगल बोला जाता है, वही स्थान है। वहीं जगत जननी जाकर तपस्या की और अपने जो तपस्या से एक तंत्र मंत्र विस्फोटक पदार्थों से वहाँ से लैस होकर अपने जो मानस पुत्र पुत्रियों के साथ वहाँ से निकली। और जो है अजय जो जालिंधर है और एक काल में महिषासुर काल में
उन सबको पराजित की। तो उसका सबूत यह है कि आज भी जिसे हम एलियन कहते हैं ना, वही एलियन लोग भाग लिए थे उस काल में युद्ध में। उसका सबूत यह है कि जब कोलंबस जब समुद्र यात्री था, वो जिसने अमेरिका की खोज किया था, जब कोलंबस का जहाज वहीं फंस गया उस जो समुद्र की उस तिकोना में, बरमुडा में, तो उसने जब समुद्र में उसका जहाज जब डूब गया तो उसके जितने साथी थे मर गए। जब उसने अपने फ्रेंच भाषा में लिखा था कि मैं एक अजीब स्थान में पहुंच गया हूं, मैं मरने वाला हूं, ये जगह एकदम नीला शहर है, और यहाँ से जो हमारे जो निकल रहे हैं स्त्री पुरुष के नमूने में हैं, वो पूरा हड्डी का ढांचा है, और उनकी आँख से लाल प्रकाश निकल रहा है, लाल आग, और जो है लाल जो है माने आग उगल रही हैं, और ऐसी ही शहर है, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे लिख कर फ्रेंच भाषा में उसने एक चीनी मिट्टी के जो मिट्टी का जो बर्तन था उसमें ढक दिया और कस दिया उसे, और मर गया। जब कुछ समय बाद उसके अवशेष जब मिले, कुछ समय बाद जो उसके अवशेष जब मिले तो उसको देखा गया, तो उसने फ्रेंच भाषा में लिखा था जैसे वही एलियन है उस काल के, जो आज भी जीवित हैं। और जब युद्ध में अब वो जो माने जगत जननी को साथ दिए थे, यही उसका एक सबूत है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को, नारी शक्ति ही इस देश को उस जो है ब्रह्म राक्षस को निकाल सकता है। अब नारी सशक्तिकरण को सामने आना पड़ेगा, तब हमारा देश जो है एक स्वर्णिम भारत बनेगा। अन्यथा यह देश नदी के किनारे है मानकर चलिए। तो इस तरह से नारी शक्ति समूह को हमें जो है आवाहन करना चाहिए, या नारी शक्ति जो है अपने शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जगह जगह इनका माने समूह है, उन समूहों को माने समाज में आना चाहिए, और इससे जो ब्रह्म राक्षस है उसको देश से निकालना चाहिए, तब हमारा देश स्वर्णिम भारत बनेगा। अन्यथा ये देश नदी के किनारे है, एक झेलार की आवश्यकता है। एक बात और जरूर बताना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण इतने बड़े दार्शनिक थे, वो अपने काल में अपने देश को स्वर्णिम भारत नहीं बना सके। कारण क्या था? उनके यदुवंशी जो परिवार था महाभ्रष्टाचारी और अनेक प्रकार की बुराइयों से भरा पड़ा था, और ब्रह्म राक्षस बन चुके थे। ये महान सबूत है। इतने बड़े दार्शनिक अपने देश को स्वर्णिम भारत नहीं बना सके, यदुवंशी लोग बर्बाद कर दिए उनको। भगवान कृष्ण का जीवन का अंतिम काल बर्बरतापूर्वक एक बहेले के हाथ से मारे गए, जंगल में जब सो रहे थे। बस इतना कहना चाहूँगा। जय हिंद।